So today we are going to start the new chapter, that is our financial institution. Financial institution. तो देखिए फिनेंस, यहाँ वर्ड आता है फिनेंस. In the last chapter we studied about money, and here we are using the word finance. What is difference in money and finance? तो देखिए, आप गाड़ी लिए होंगे आपने, या सुने होंगे बहुत लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं या और कई चीज़ें. तो वहाँ क्या है कि हम, या तो दो तरीका है गाड़ी लेने का. जैसे सपोज आपका मन हुआ टू व्हीलर लेने का, आप सोचे कि चलिए होंडा एक्टिवा खरीदते हैं, आप चले गए वहाँ. अब वहाँ क्या है, वहाँ आप जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप उसको कैश पेमेंट करके ले लीजिए, या आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि इसको मुझे फिनेंस कराना है. ठीक है, फिनेंस कराना है. तो कोई कंपनी है जैसे टाटा है या और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको फिनेंस करती हैं. ठीक है, तो जो उस समय आपको कैश पेमेंट पूरा नहीं करना होता है, कुछ पैसा आप उसको देते हैं, बाकी पैसा वो टाटा कंपनी है जिससे भी आप फिनेंस करते हैं वो देती है उसको. आप उतना ही उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, उतना आप कैश पेमेंट करके आप चले आते हैं. बाकी का जो पेमेंट है वो आप ईएमआई के उसमें जो है बार बार 5 महीने 6 महीने साल भर में पेमेंट कर देते हैं, और थोड़ा उस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करती है टाटा कंपनी. तो देखिए, जब फर्स्ट केस में आप गए और हैंड टू हैंड आपने कैश पेमेंट किया और ले आए गाड़ी को, वहाँ वो जो कैश का हुआ उसको हम बोलेंगे मनी. यू यूज्ड योर मनी. समझ गए, जब कैश आपने इस्तेमाल किया तो हम उसको बोलेंगे मनी. लेकिन जहाँ सेकेंड केस में आपने उसको किसी और के थ्रू मनी को यूज़ किया तो उसको हमने क्या कहा, फिनेंस. समझ में आया? तो जब हम मनी को किसी और के माध्यम से यूज़ करते हैं या किसी से लेते हैं तो उसे हम वर्ड कहते हैं फिनेंस. और जब हम अपना जो पैसा होता है उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं मनी. तो बेसिकली देखिए, है तो दोनों पैसा ही, चाहे हम दे रहे हैं, चाहे टाटा कंपनी दे रही है या मोदी सरकार दे. ठीक है, पैसा तो पैसा ही है, मनी इज मनी, बट द वे इट इज़ यूज्ड उसका नाम चेंज हो जाता है. तो जब अगर हम किसी दूसरे के थ्रू मनी अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनेंस. जैसे हम मान लीजिए कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हम किसी के पास जाते हैं जो अच्छा बिजनेसमैन है या जो हमारा रिश्तेदार है जो अच्छा सक्सेसफुल, जिसके पास हम कहते हैं सर मेरा प्रोग्राम फिनेंस कर दीजिए. मतलब उसका कुछ जो कॉस्ट है वो आप पेमेंट कर दीजिए. तो देखिए, पेमेंट तो पैसा ही होना है, बट व्हेन अदर इज पेइंग वी कॉल इट फिनेंस. समझ गए? तो फिनेंस का मतलब होता है व्हेन वी गेट मनी फ्रॉम समवन एल्स, इट इज कॉल्ड एज फिनेंस. बस यही फिनेंस का. समझ गए? मतलब कि कोई भी हमको मनी दे रहा है वही फिनांस. हाँ, वही फिनेंस. ठीक है, Yes, हमारा sir. अपना है तो मनी है, दूसरे से ले रहा है तो फिनेंस. ये समझ गए इतना? Yes, सो sir. नाउ आवर चैप्टर इज आवर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दैट मीन्स कि द इंस्टीट्यूशन विच गिव फिनेंस. ऐसी इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है. ठीक है, कोई भी जो एक ढंग से काम करती है बॉडी, जिसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं. तो जो भी हमें फिनेंस प्रोवाइड करने वाले संस्थाएं होती हैं, चाहे वो बैंक हो, तरह तरह की बैंक हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, बहुत तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें. तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि बेसिकली हमें ऐसे संस्थाओं के बारे में पढ़ना है जो हमें पैसे की सुविधा प्रोवाइड करती है या पैसों का कारोबार करती है. सो सी, we have noticed that credit or loan
दैट इज डेट। लोन को हम लोग इकोनॉमिक्स में डेट कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर वर्ड जो है वो डेट है। लोन इज अ कॉमन वर्ड। से डेट मतलब कर्ज है ना। हाँ, कर्ज, उधार, कर्ज। तो डेट इज इसेंशियल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ मनी। ठीक है, हमने देखा है कि भाई हमें पैसों की आवश्यकता होती है, और कई बार हमारे पास जो पैसों की ज़रूरत होती है उतने पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें किसी से थोड़े समय के लिए पैसा उसको हम उधार ले लेते हैं। तो ये हमने देखा है, सबके जीवन में होता है कि भाई अगर ज़रूरत है उस समय हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम किसी और से उसको एज ए लोन ले लेते हैं या एज ए हेल्प ले लेते हैं कि ठीक है भाई कुछ समय के लिए उधार दे दीजिए। ठीक है, तो उससे हम काम करते हैं अपना। इन आवर डे टू डे लाइफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट और लोन कैन बी फुलफिल्ड बाय द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो है, जो हमें क्रेडिट की ज़रूरत होती है या लोन की ज़रूरत होती है, वो जो है, जो सरकार के या उस जगह के, मतलब जहाँ भी हम रह रहे हैं, अगर बिहार राज्य में रह रहे हैं, इंडिया की बात करें जहाँ भी है, तो वहाँ के जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा कर सकते हैं। भाई अब मुझे ही मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना है एंड आई डोंट हैव द सफिशिएंट मनी, तो वेयर विल आई गो? आई विल गो टू द बैंक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक आर देयर, उसके बारे में जानेंगे। या कोई और जो है, कोई कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें, तो मैं उनसे जाके पैसा ले लूँगा। तो वही यहाँ कहा जा रहा है। टुडे क्रेडिट और लोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमिक लाइफ। क्योंकि देखिए, अगर हम हर चीज़ में कैश से काम करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन बहुत लेस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखिए, इसी बात को समझिए, इकॉनमी जो होती है वो, आज की जो इकॉनमी है या पहले से भी, बहुत ज़्यादा वो क्रेडिट में काम होता है। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ कैश बहुत कम होता है, क्योंकि उतना कैश होता नहीं है इकोनॉमी। हर काम बाय कैश हो, इतना कैश होता नहीं, या इतना करेंसी होता नहीं। क्रेडिट पर काम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि हाँ ठीक है, इतना का हमें सामान दे दीजिए, पैसा आपको दे देंगे 1 महीना बाद। ठीक है, तो ये, क्योंकि अगर हम इस चीज़ के लिए वेट करें कि हमारे पास कैश हो तब हम काम करें कोई, और अगला वेट करें जिसको, मान लीजिए हम, जैसे आपने अभी कहा कि गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, और हमें ज़रूरत हो गई भाई, अब हमें बिजनेस में या कोई काम से ज़रूरत है 2 व्हीलर का। अब हम इंतज़ार करें कि जब हम कैश मेरे पास हो जाएगा हाथ में जमा, तब मैं उसको ख़रीदने जाऊंगा, तो पता चलेगा कि मुझे उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। तब तक 1 साल मैं काम नहीं करूं, बैठा रहूं, क्या करूं? तो ठीक है, एक किसी का प्रिंसिपल हो सकता है कि नहीं हम कैश से ही काम करेंगे, लोन नहीं लेंगे, तो वो 1 साल बैठेगा, वेट करेगा। दूसरा आदमी हो सकता है सोचे कि अरे 1 साल अब हम क्या करेंगे, काम कैसे, चलो अभी ज़रूरत है, लोन ले लेते हैं और उसको हम फिर उससे कर लेंगे, अपना चुका देंगे। 1 साल काम तो करेंगे, कमाएंगे तो उससे। उसी तरह जो बेचने वाला है वो इस इंतज़ार में बैठा रहे कि आदमी मुझे कैश देगा तभी बेचूंगा, तो पता चलेगा साल भर में वो बैठा रहेगा, अगले साल बेचेगा। तो बेचने वाले को भी ये उत्सुकता होती है कि हम जल्दी से अपना बेच दें, और ख़रीदने वाले को भी इंतज़ार होता है कि हम जल्दी से खरीद के अपना काम करें। तो दोनों अपनी सुविधा को मिक्स कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें उधार पर दे देता हूँ, आई गिव यू ऑन क्रेडिट, यू गो एंड यूज़ इट। क्योंकि दोनों का काम रुका हुआ है। देखिए, जो बना रहा है वो बेचने के लिए ही बना रहा है, और जो काम कर रहा है वो खरीदने के लिए काम कर रहा है कि ताकि और कमा सके, उसे उसको कैपिटल की तरह यूज़ कर सके। तो अगर दोनों इंतज़ार में रहेंगे कैश ट्रांजैक्शन के, तो दोनों को 1 साल रुकना पड़ जाएगा। वो देखेगा 1 साल रुका रहूँगा, अभी बेच लेता हूँ, ये देखेगा 1 साल रुका रहूँगा, अभी खरीद लेता हूँ।
क्रेडिट यूज़ किया, दोनों ने तुरंत अपना, उसने दे दिया क्रेडिट पर कि लो भाई ठीक है मुझे कुछ दिन में पैसे दे देना जैसे सुविधा होगा, इसने भी खरीद लिया कि सर दे दीजिए तो मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा, कुछ इंटरेस्ट भी आपको दे दूंगा उस पर। दोनों का काम बन गया, दोनों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया, इकोनॉमिक का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो इकोनॉमी में ज़्यादातर चीज़ें क्रेडिट पर होती है, ठीक है। सो टुडे क्रेडिट और लोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सोचेंगे जितना जो बड़ा बिजनेसमैन है या जितना बड़ा जो कंट्री है इकोनॉमिक या कोई स्टेट, वो उतना ही ज़्यादा लोन लिए रहता है। हम लोग सोचते हैं कि जैसे अंबानी जो है बहुत अमीर, अंबानी जितना अमीर है तो उतना ही वो कर्ज भी यानी क्रेडिट भी उतना ही यूज़ किए रहता है। पता चलता है कि वो हज़ारों करोड़ का लोन लिए रहता है। अभी देखिए अनिल अंबानी की हालत ख़राब हो गई, अभी दिख भी नहीं रहा है न्यूज़ में। इतना उसने लोन ले लिया था और लोन चुकाना पड़ गया तो हालत ख़राब हो गई है, कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। विजय माल्या को भागना पड़ गया, कितने पैसे, अमेरिका जो है इतना उसका लोन है, या इंडिया या कोई भी देश का बात कहिएगा जो डेवलप्ड, तो ऐसा नहीं है कि वो कैश या अपने सेविंग पे सारा काम करते हैं, ज़्यादातर काम लोन पर होता है। इसीलिए देखिए जैसे हम भी आपको कई बार कहते हैं कि टाइमली पेमेंट के, क्योंकि बहुत सारा काम हमारा भी क्रेडिट पर होता है, हर मंथ उसका पेमेंट जाना होता है, ठीक है, काम चल रहा है, सब हो रहा है, उसका जो लिया हुआ है तो उसको पेमेंट भी करते रहना है। तो इस तरह से हर जगह क्रेडिट पर काम होता है और टाइम टू टाइम उसका पेमेंट होता रहता है। तो जितना जहां ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये जानिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमेशा कैश पर नहीं होता है, ज़्यादातर क्रेडिट पर होता है। एनीवे, तो देखिए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी a person cannot fulfill all industrial and commercial needs through the medium of available resources, even though he is a wealthy person or he is blessed with sufficient amount of resources। देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई आदमी सारा जो अपना इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जो उसका ज़रूरत है वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उससे नहीं कर सकता। यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब जो उसके पास कैश है या प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज जो भी है, इवन दो ही इज़ हो सकता है कि वो काफ़ी संपन्न आदमी हो, वेल्दी पर्सन है, ही इज़ ब्लेस्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, हो सकता है उसके पास, जैसे कहते हैं ना कि देखिए इसका कहावत है सिंपल कि पैसा किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जिसके पास जितना पैसा है उसके बावजूद उसको उतना ही ज़रूरत है पैसे की। जैसे अंबानी के पास आप सोचते हो करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। उस जितना उसके पास पैसा है उतना ही उसको ज़रूरत है, तो वो भी उधार में है, और जिसके पास 1000 रुपया है, लाख रुपया है, वो भी उधार में है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कि हाँ मेरे पास अरबों रुपए है तो इसका मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है, जिसके पास जितने पैसे हैं उसको उतना ही पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वो उतना ही उसको कमाना चाहता है, ठीक है। तो कोई भी जिसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो हमेशा उसको कम ही पड़ता है। हमारा जितना है तो हमें लगता है ओह थोड़ा और होता तो हम और कर लेते, जिसके पास हमसे ज़्यादा है वो सोचता है कि वो हमारे पास, किसी को भी सफिशिएंट नहीं होता है अपने लिए। तो अंबानी हो या कोई हो, बिल गेट्स हो या कोई हो, जिसके पास जितना है फिर भी उसको उतनी ही ज़रूरत है, उतना ही उसको और चाहिए। तो कैश या क्रेडिट की आवश्यकता हर किसी को होती है, ठीक है, हर किसी को होती है, क्योंकि हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि हर कोई अपने से ऊपर में ही, अपने से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा में ही बढ़ना चाहता है। अब मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैं जो बिजनेस करूँगा वो सोचूंगा कि चलो 5-10 लाख का बिजनेस कर लेता हूँ, थोड़ा लोन ले लूँगा। जिसके पास 50 लाख रुपया है वो सोचेगा
2-3 करोड़ का बिजनेस कर लेता हूँ, 1-8 करोड़ लोन ले लूँगा। जिसके पास 100 करोड़ है वो सोचता है कि 300-400 करोड़ का बिजनेस कर लेता हूँ, 200 करोड़ लोन ले लूँगा। जिसके पास 100 अरब भी होगा वो सोचेगा 500 अरब का बिजनेस कर लेता हूँ, 300-400 अरब लोन ले लूँगा। क्योंकि हर कोई अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसको क्रेडिट चाहिए। चाहे वो 100,000 रुपये कमाने वाला आदमी वो भी सोचता है कि चलो 2-3 हज़ार का बिजनेस कर लेता हूँ, समझ गए। तो रिसोर्सेज जो हैं किसी के पास भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो इंडिया जो हमारा इंडिया में जो चलता है, हमें धर्म में सिखाया गया संतोषम परम सुखम, तो ये संतोषम परम सुखम को कोई नहीं फॉलो करता है, क्योंकि जहाँ संतोषम परम सुखम को फॉलो किया वहाँ इकोनॉमी बंद हो गई, ठीक है, फिर वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा ही नहीं। आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होता है, आदमी काम क्यों करता है, कुछ कमाने के लिए। अगर उस संतोष कर लेगा कि नहीं मेरे पास जितना है सफिशिएंट है, मैं इसमें खुश हूँ, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। क्यों काम करेगा, कोई फालतू कोई काम करना नहीं चाहता है। मैन इज लेजी बाय नेचर, आदमी स्वभाव से ही आलसी होता है, कहा गया है, बहुत बड़े फिलोसफर्स ने कहा है कि मैन इज लेजी बाय नेचर। बाकी नहीं मानना चाहता है। हाँ, तो अगर उसको कमाने का कोई मोटिवेशन नहीं होगा तो वो काम क्यों करेगा। तो और कमाने का मतलब है कि आगे बढ़ना, तो इसीलिए जिसके पास जितना है वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। अंबानी सोचता है कि मैं बिल गेट्स के बराबर कमा लूँ, बिल गेट्स सोचता होगा कि भाई मैं जो कौन है अभी जेफ, क्या नाम है उसका, अमेजन का जो ओनर है, तो उसके इतना पैसा कमा लूँ। हर कोई, इसलिए क्रेडिट की वहाँ यानी लोन की ज़रूरत हमें पड़ती है। देखिए ना, तो यही यहाँ कहा गया है कि फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी a person cannot fulfill all industrial and commercial needs through the medium of available resources, even though he may be a wealthy person or he is blessed with sufficient amount of resources. हो सकता है उसके पास काफ़ी संपत्ति हो, काफ़ी पैसा हो, लेकिन उसके बावजूद उसे उधार की आवश्यकता होती है। We have to depend on government or semi-government financial institutions for this type of financial management. तो इस तरह की जो हमारी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट यानी सरकारी जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करें, या सेमी गवर्नमेंट यानी कि जिसमें थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा प्राइवेट है, ऐसी संस्थाओं का हम यूज़ करते हैं। This is to be noted here that financial institutions established or administered by government or through the cooperation and participation of the people are known as semi-government financial institutions. ठीक है, तो जो कोई संस्था है जो अगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और जो लोगों के साथ मिल के बनाई गई है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन के साथ मिलके या कई बिजनेसमैन के द्वारा बनाए, तो उसको हम सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन वन हैंड क्रेडिट और लोन इज मेड अवेलेबल बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड और गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, एंड ऑन द अदर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एडवांसेज लोन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहा जा रहा है कि जैसे आप अगर बाहर जाते हैं तो आप बैंक है देखते हैं, आपको एक HDFC बैंक दिखता है, एक स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक दिखता है। तो HDFC बैंक जो है वो बिजनेसमैन के लिए बनाई गई, लेकिन स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये बिजनेसमैन के साथ साथ किसानों को भी लोन देने के लिए बनाई गई। तो कुछ हो गए जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट बैंक, ये सब गवर्नमेंट हो गए। कुछ जो है वो सेमी गवर्नमेंट है, जहाँ गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या और कुछ है, उसमें प्राइवेट इंटरेस्ट्स भी हैं। और कुछ जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट है, ठीक है। देखिए, बिस्कोमान इज एन इंस्टीट्यूशन इन बिहार रेलेवेंट टू कोऑपरेशन एडवांसेज लोन और क्रेडिट स्पेशली टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसके लिए बिहार में एक संस्था बनाई गई बिस्कोमान,
ठीक है, बिस्कोमान एक शॉर्ट टर्म है, इसका पूरा नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बताऊंगा। तो ये जो है बिस्कोमान जो एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये पूरा लंबा सा नाम है इसका। तो ये जो संस्था बनाई गई है ताकि बिहार में एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो भी किसान हैं या और लोग जो उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनको लोन दे सके, ठीक है, उसके लिए बिस्कोमान संस्था बनाई गई बिहार में, गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिस्कोमान इज एन इंस्टीट्यूशन इन बिहार रिलेवेंट टू कोऑपरेशन। हाँ, ये कोऑपरेशन पर बेस्ड है, यानी सहकारी संस्था है, बताएंगे आगे। कोऑपरेशन इसमें जिसमें लोग मिल के आपस में चलाते हैं, जैसे रिलेवेंट टू कोऑपरेशन, एडवांसेज, लोन और क्रेडिट स्पेशली टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि लोन या क्रेडिट देने का काम करती है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर, औरों को भी देती है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका ज़्यादा फोकस है। In other states of the country also, cooperation based main institutions are functioning on the basis of same approach। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की जो कोऑपरेशन यानी कोऑपरेटिव बेस्ड संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं हर राज्य में। These institutions are known as institutions of cooperative sector of banking system। ये जो संस्थाएं हैं ये इनको कहते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या सहकारी संस्थाएं, हिंदी में कहते हैं सहकारी संस्थाएं, इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। जैसे कोऑपरेटिव बैंक आप बहुत सारे सुनते होंगे, कोऑपरेटिव बैंक देखते होंगे, हाँ, तो वो सारे जो है कोऑपरेशन पर बेस्ड होती है, यानी कि कुछ लोग जिन्होंने उस बैंक को बनाया है, शुरू किया है, वो लोग मिल के उस बैंक को चलाते हैं, तो इसीलिए उसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। एट प्रेजेंट द माइक्रो फाइनेंसिंग इन बांग्लादेश हैज एनकरेज द सिंसियर एफर्ट्स टुवर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और लोन फॉर स्मॉल पुअर फार्मर्स ऑफ विलेजेस थ्रू द मीडियम ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑन अ स्मॉल स्केल। देखिए बांग्लादेश में जो है मोहम्मद यूनुस, हाँ, मोहम्मद यूनुस नाम के एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में कोऑपरेटिव का काम किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उसको, और बांग्लादेश में वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। उसके लिए मोहम्मद यूनुस को पूरा बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिला, दुनिया भर में वर्ल्ड स्तर पर उसको अवार्ड दिया गया। और उसने जिस तरह से उसको यूज़ किया कोऑपरेटिव को वहाँ पर, जिसको कि कहा गया माइक्रो फाइनेंस। होता क्या था कि जैसे इंडिया है या और बहुत से देश हैं, तो वहाँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ा बिजनेस करते हैं, उनको तो बड़ी आसानी से उधार मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो बैंक जाते हैं, बैंक उन्हें तुरंत लोन दे देते हैं। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाले हैं उनको उधार लेने की बड़ी दिक्कत होती है। वो हर देश में है, यही नहीं है, हर देश में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, कहीं भी। तो जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं होता है, उनको अगर जब ज़रूरत होती है अपने लिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जो बड़ा बिजनेस करते हैं उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जिसको वो एज ए गारंटी यूज़ करके आसानी से लोन ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे जो काम करने वाले हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है बड़ी, तो वो गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए उनको लोन नहीं मिलता। सीधी बात है, बिना गारंटी के कोई लोन देना नहीं चाहता है। तो जब आपके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई कागजात किसी चीज़ के नहीं होंगे, तो आपको कोई लोन देता नहीं, या जो लोन देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर ब्याज लेता है, इंटरेस्ट बहुत हाई लेता है। देते हैं लोन, लेकिन वो लोग फिर ब्याज बहुत ज़्यादा मांगते हैं।
तो मजबूरी हो जाती है उसके पास कि या तो बहुत ज़्यादा ब्याज देके वो ले, तो उसका फ़ायदा ही नहीं होता है। वो जिस चीज़ के लिए कर्ज लेता है कि काम करके कुछ फ़ायदा कमाऊंगा, तो सारा का सारा फ़ायदा उसका चला जाता है ब्याज चुकाने में। तो ये जो है दिक्कत हर देश में होती है। तो उसी को दूर करने के लिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने कोऑपरेटिव बेस्ड जो है फाइनेंसिंग का स्कीम शुरू किया। उसने छोटी सी संस्था बनाई जिसमें कि लोगों को मेंबर बनाया, बोला कि ठीक है आप सभी लोग 10-10 रुपए 20-20 रुपए जमा करके उसमें मेंबर हो सकते हैं। और हर व्यक्ति, देखिए अब 10-20 रुपए हर किसी के पास जमा होते हैं, मतलब मिनिमम है, जिसके पास जितना, कोई 100 रुपए भी कर सकता है, कोई 500 भी कर सकता है, यानी बहुत ही थोड़ा पैसा अब जमा करके। तो इस तरह से लाखों लोगों ने जमा कर दिया पैसा। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। उस पैसे को उसने क्या किया कि जो भी ऐसे ऐसे जिनको डेली 1000 रुपए की जैसे जरूरत पड़ती है, बहुत से लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, मतलब ठेला का मतलब उस पर कुछ सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, पान दुकान, बहुत तरह का काम जो करते हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है। तो मान लीजिए उसको डेली 1000-2000 की जरूरत पड़ती है या डेली 5000 की जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसे लोगों को उसने लोन बोला कि ठीक है आप उधार ले लीजिए हमसे, हम देंगे और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसने कोऑपरेटिव में छोटे छोटे जिनकी ज़रूरतें हैं, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उसने लोन देने का काम शुरू किया। और ये उसका स्कीम बहुत अच्छे से चला, जिसको कहा गया माइक्रो फिनेंस। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, और फिनेंस हो गया फिनेंस। तो ये स्कीम उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही गरीबी है, आम जनता बहुत गरीब है, तो उसको थोड़े थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है काम। तो उसने क्या किया, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा ही पैसा लेके एक अपना शुरू किया, और उसको जो है उसने लोगों को जिनको छोटी छोटी ज़रूरतें हैं पैसा की, लेकिन डेली उसको चाहिए या मंथ पर चाहिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं चाहिए, तो ऐसे में उसने ऐसे लोगों को दिया और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज किया कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको भी आसान हो, वो ले उधार ले तो उसको कुछ फ़ायदा भी हो, वो उधार क्यों लेगा वरना, और उस पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। तो इस तरह से उसका जो उसने काम किया बहुत फेमस हुआ उसका बांग्लादेश में, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसको देखते हुए पूरे जो एशिया में या बहुत से देशों में उसका मॉडल, जिसको हम कहते हैं माइक्रो फिनेंस, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, फिनेंस, फिनेंस जब हम कहते हैं तो हम करोड़ों की बात करते हैं, लाखों की बात करते हैं। माइक्रो फिनेंस की हम बात करते हैं तो 1000 रुपए 100 रुपए की बात करते हैं, जहाँ डेली किसी को 100 रुपए चाहिए। मान लीजिए कोई एक छोटा सा लिट्टी बेचने का दुकान चला रहा है, वहाँ वो लिट्टी खिलाता है, उसको डेली चाहिए 100-200 रुपए चाहिए सामान खरीदने के लिए, अपना सब्जी मसाला जो भी है। तो वो क्या करता है, अब वो उसके लिए बैंक जाएगा, वहाँ लाइन में खड़ा रहेगा, ज़्यादा ब्याज देके, तो उसको है कि उसको अपना वहीं लोकली मिल गया, जिससे वो माइक्रो फाइनेंस जो देता है उसको उसने अपना ले लिया 200-300 रुपया उधार, और शाम के शाम उसको चुका भी दिया काम ख़त्म करके। तो ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको सभी देशों में अडॉप्ट किया जा रहा है, और इंडिया में भी इसको देखते हुए अडॉप्ट किया गया। तो उसी की बात कही जा रही है। देखिए कि एट प्रेजेंट द माइक्रो फाइनेंसिंग इन बांग्लादेश हैज़ एनकरेज्ड the sincere efforts towards arrangement of availability or credit or loan for small poor farmers of villages through the medium of mutual cooperation on small scale। तो अभी हम तो यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए कम ब्याज पर हम कैसे उधार उनको दे सकें, उसके लिए इस मॉडल को बहुत ही सीरियसली यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। We will discuss in detail financial institutions which make available credit or loan in our daily life।
तो ऐसे जो संस्थाएं हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उधार देने का काम करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिनेंस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Financial institutions are those institutions in monetary sector of a country or state which complete the activities related to credit or money for fulfillment of human need. कहा जा रहा है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करती है, यानी पैसे का कारोबार करती है। विच कंप्लीट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रेडिट और मनी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड, जो कि आम आदमी की, आम इंसान की जो उसकी पैसों की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए उधार देने का काम करती है। Financial management for economic activities such as agriculture, industry and trade is done through financial institutions. तो ऐसे कामों के लिए जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इनके लिए जो पैसों का जुगाड़ किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। These institutions advance loans for short term, medium term and long term on the basis of need for economic development of society. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पैसे देते हैं जो है काम करने के लिए, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो, थोड़े समय के लिए हो, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए हो, या मीडियम टर्म के लिए हो 5 साल, 10 साल, या लॉन्ग टर्म के लिए हो 10 साल, 20 साल, 50 साल, ऐसे भी लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी मनी इज रिक्वायर्ड। किसी भी इकोनॉमिक या बिजनेस के काम को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, It is impossible for any industrialist to run his business activity on his own resource due to lack of sufficient economic resource। देखिए, बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी भी उद्योगपति के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि वो अपना बिजनेस एक्टिविटी अपने ही रिसोर्सेज पर रन कर ले, यानी जितना उसके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जितना उसके पास अवेलेबल पैसा है, उसी को यूज़ करके वो अपना सारा बिजनेस चला ले, ये इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अंबानी हैं, धीरू भाई अंबानी थे और अब जो है मुकेश अनिल वगैरह हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने पहला मॉडल लाया इंडिया में कि जहां उसने बिजनेस किया लोगों के पैसे से। जो बिजनेस हुआ अंबानी कंपनी का, रिलायंस कंपनी का, उसमें अंबानी का पैसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि अंबानी तो एक गरीब व्यक्ति था। अंबानी तो पेट्रोल पंप पर गैस भरा करता था, मतलब पेट्रोल भरा करता था। तो ही वॉज अ पुअर पर्सन, तो ही डिड नॉट हैव मनी। पहले के जो बिजनेस, हाँ बता रहा हूँ, पहले के जो बिजनेसमैन थे इससे पहले के, जैसे टाटा, बिरला, हालांकि देखिए हर कोई शुरुआत किया है तो वो अपना पुअर से ही किया है, लेकिन टाटा, बिरला जो कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने कि अपने ही पैसा, मतलब पहले अपना पैसा कमाया और फिर अपने ही पैसे को यूज़ किया बिजनेस में। ठीक है, पहले की जो कंपनी, यहाँ के उद्योगपति थे जो भी पुराने, तो जिसमें कि कॉमनली हम टाटा, बिरला को गिनते हैं,
इनका बिजनेस मॉडल जो था उसमें इन्होंने अपने ही परिवार के पैसे को यूज किया बिजनेस में, और इसीलिए इनका जो बिजनेस है उसका ज़्यादातर जो पैसा है, स्टॉक है, वो इनके परिवार के ही पास है, यानी परिवार का ही पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, वो टाटा का हो या बिरला का हो। अंबानी ने एक नया मॉडल लाया इंडिया में, देखा जैसा विदेश में उसको यहाँ भी किया इसने, कि जिसको कि उसने दिखाया भी है, गुरु पिक्चर में दिखाया गया है, धीरू भाई पर बनी थी पिक्चर, उसके लाइफ से जुड़ा हुआ, कि इसने क्या किया कि लोगों से पैसा जमा किया और उससे बिजनेस किया, क्योंकि अपना पैसा नहीं था। तो अंबानी ने उनकी तरह ऐसा नहीं किया कि पहले पैसा कमाया फिर अपने पैसे को यूज किया बिजनेस में। उसने कहा कि भाई पैसा जनता से लो, जनता पैसा देती है, उसका पैसा लो और उससे बिजनेस करो और उससे फायदा कमाओ, जनता को भी फायदा दो, अपने भी फायदा कमाओ। तो इस तरह से रिलायंस पहली कंपनी थी इंडिया की जिसने पब्लिक मनी को यूज किया बिजनेस के लिए बजाय अपने। टाटा बिरला क्या है कि पहले अपने पैसे से बिजनेस शुरू किया, काफी अच्छा लेवल तक ले गया बिजनेस को, उसके बाद उसे लगा कि इसमें लोगों का भी पैसा लगाना जरूरी है, तो लोगों से भी उसमें शेयर के माध्यम से पैसा लगाया, लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा आज भी उनका अपना अपने ही परिवार का पैसा है। तो मतलब कैसे ये शुरुआत बिजनेस शुरू कर सकते हैं अंबानी? मैं बताया तो आपको कि इसने दिखाया है, वो मूवी में, गुरु मूवी उसी पर बना है पूरा, लेकिन गुरु अभिषेक बच्चन है। हाँ हाँ, तो इस जो है उसमें इसने बिजनेस वगैरह का सीखा, ट्रेड कैसे कैसे है, उसमें फिर लोगों से पैसा लिया किसी किसी से और लेके उसका लोग को पैसा दे कैसे दिया, कैसे बनाया? देखिए सीधी बात है कि कोई भी आदमी जब देखता है कि भाई कोई आदमी, जैसे मैं किसी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई मुझे आप पैसा दो, मैं उससे बिजनेस करना चाहता हूँ, उसमें जो फायदा कमाऊंगा तो आपको भी फायदा दूंगा, मेरा भी फायदा रहेगा। तो अगला व्यक्ति अगर वो ये जानेगा कि मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ, मुझ में विश्वास होगा, उसको तो वो दे देगा। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ऐसा है, आप 1 लाख रुपए मुझे 1 साल के लिए दो, 1 साल के बाद मैं आपको उसको 2 लाख रुपए दे दूंगा। हर कोई तैयार हो जाए, अगर मेरा विश्वास होगा, उसको मेरा नाम होगा या मेरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड होगा कि वो जानेगा कि हाँ अच्छा काम करने वाला है, हर कोई देने के लिए तैयार होगा, क्यों नहीं देगा भाई। किसको साल भर में दुगना हो जाए, 1 लाख का 2 लाख मिल जाए, किसको बुरा लग रहा है? तो उसी तरह अंबानी को भी दिया लोगों ने। ठीक है, तो खैर हम कहने का मतलब है, चलिए उसमें हम ज़्यादा वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। बट कहने का मतलब मैं इतना बता रहा हूँ कि रिलायंस कंपनी के बाद से इंडिया में बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, और पहले जो था कि फैमिली मनी से बिजनेस होता था या फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करके बिजनेस होता था, जैसे टाटा बिरला और पुराने जो भी लोग हैं, अब होने लग गया कि पब्लिक मनी का यूज कीजिए। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए और पब्लिक का मनी यूज कीजिए। तो इस तरह से तो बाद की जो कंपनियां हैं वो इसी मॉडल पर काम कर रही हैं इंडिया में, जिसमें सबसे पहले इसमें शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी। तो मैं यही बता रहा हूं कि जो यहाँ कहा गया है कि धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस किया या आज भी मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने पैसे से नहीं कर रहा है, वो भी पब्लिक से पैसा उठा रहा है और उस पैसे को बिजनेस में यूज कर रहा है, और पब्लिक इसलिए उसे दे रही है, सब शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस का। शेयर खरीदने का मतलब क्या है, हम उसको पैसा देते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 1000 हो, लाख। अगर किसी कंपनी का हम ₹1,00,000 का शेयर खरीदते हैं तो ₹1,00,000 उस कंपनी को जाता है, उससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है, उससे जो फायदा उसको होता है वो हमें अपने शेयर पर वो इंटरेस्ट के रूप में देता है। तो हम शेयर खरीदते हैं इसलिए कि हमें उस पर इंटरेस्ट देगा, फायदा देगा भाई, तो हम शेयर खरीदते हैं उसका। तो इस तरह से, और आज जो है हर जो नए नए बिजनेस हैं जितने भी चल रहे हैं, तो वो जो है इसी तरह पब्लिक मनी वो लोगों से पहले करते हैं कि हाँ भाई हमें इतना पैसा दीजिए, शेयर खरीदिए, शेयर खरीदिए। शेयर खरीदने से उसके पास पैसा, कैपिटल जमा हो जाता है, उस कैपिटल से वो बिजनेस रन करता है, जो फायदा होता है वो कुछ अपना रखता है, बाकी सब जो जो लोग शेयर खरीदे हैं उनको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज फायदे का देता है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे अपना सारा एक्टिविटी कर ले, ये संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल।
ये तरीका ही नहीं है बिजनेस का। तो इसलिए हर कोई क्रेडिट पर काम करता है। अगर उसके पास 100 रुपया है तो वो सोचता है कि चलो 200 का बिजनेस कर लेता हूँ, 100 रुपया मेरे पास है, 100 रुपया उधार ले लेता हूँ या किसी और से ले लेता हूँ। तब ज़्यादा बिजनेस करेगा तब ना उसका फ़ायदा बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। उसके पास 100 रुपया है और वो 100 ही रुपये का बेच, तो उसको तो वही स्टेटस रहेगा ना उसका। लेकिन हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडस्ट्रियलिस्ट टू रन हिज बिजनेस activity on his own resource due to lack of sufficient economic resources। अब देखिए बिहार सरकार को ही देख लीजिए, क्या बिहार सरकार का इनकम नहीं है? ये क्यों इंडियन गवर्नमेंट से मांग रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी मोदी सरकार से कह रहा है कि हमें स्पेशल स्टेट का स्टेटस दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? क्योंकि इसे और पैसों की ज़रूरत है। अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा तो जितना फंड मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या है, बिहार सरकार उससे और नया नया काम करेगी बिहार राज्य के लिए, जो अभी तक नहीं कर पा रही है। अब अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया है कि अब तक जो है 8th क्लास या 6th क्लास तक के बच्चों को फ्री में बुक्स दिया जाता था, 8th क्लास तक दिया जाता था बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स। अब किया गया है कि 9th से 12th वालों को भी फ्री में बुक दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले का, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको 9th से 12th की भी जो बुक्स हैं वो फ्री में दिया जाएगा। नहीं नहीं, केंद्रीय विद्यालय कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय बिहार सरकार का नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो बिहार सरकार का फैसला है। तो अब 9th से 12th को बुक्स देगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसा चाहिए ना जी। तो हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अगर हमें बिहार सरकार को केंद्र सरकार से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इस तरह का और भी बहुत सारा काम कर पाएगा। अब 9th से 12th का भी बुक्स फ्री में देगा तो बच्चों को या गार्जियन को सुविधा होगी कि नहीं? गरीब परिवारों को सुविधा होगा कि नहीं? भाई 9th 12th की बुक्स महंगी भी आती हैं, तो उसमें उनको सुविधा हो जाएगा, उनको पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगा, तो सरकार का नाम अच्छा होगा, राज्य का डेवलपमेंट भी होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे और ज़्यादा। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? पैसों पर, तो फंड रहेगा तब ना। तो अब बिहार सरकार के पास भी फंड्स है ऑलरेडी, लेकिन उसे फिर भी और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा वो काम जितना नहीं कर पा रहा है उसको भी कर सके। तो इसी तरह बिजनेसमैन के साथ भी होता है कि वो अपने ही रिसोर्सेज पर सारा काम कर ले, संभव नहीं होता है। इन दिस सिचुएशन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस make available to people economic resources according to their need and demand। तो ऐसे में जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो पैसों का कारोबार करने वाली संस्थाएं हैं, वो लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा प्रोवाइड करती, इवन गवर्नमेंट्स को करती है। सरकारें भी लोन लेती है, थोड़े गवर्नमेंट लोन नहीं लेती, गवर्नमेंट भी लोन लेती है जब उनको ज़रूरत होता है पैसों का। देखिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखिए अब यहाँ दिया गया है नीचे बॉक्स में, ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री हु फुलफिल द फिनेंशियल नीड ऑफ एंटरप्राइज एंड बिजनेस आर नोन एज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि हमारे देश के जो भी इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं जो कि एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई जो औद्योगिक या कोई आर्थिक जो एक कोई बिजनेस सेटअप किया गया है या बिजनेस है, कंपनी है, जो भी है, मतलब हो सकता है कोई 5 लोग मिलके कोई कंपनी को एंटरप्राइज करते हैं ना? एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी नए काम की शुरुआत। बिजनेस सेक्टर, हाँ, बिजनेस से जुड़ा हुआ ही तो उसको है, या कोई कंपनी है, जिस तरह का भी कोई भी तरह का लोग जो काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके लिए जो भी लोग, जो भी संस्था पैसे देती है उसको हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। Generally, these financial institutions are governed by state
and function under the direction of Reserve Bank of India on a fixed standard। तो इंडिया की अभी हम बात कर रहे हैं, अब पूरा बात हम इंडिया का कर रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर गवर्नड बाय स्टेट, यानी कि वो सरकार, स्टेट का मतलब यहाँ है गवर्नमेंट, स्टेट जो वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, गवर्नड होती है, एंड फंक्शन अंडर डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो इंडिया में तो इंडिया में जो सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस, उसके दिशा निर्देश, जिस तरह के उसके गाइडलाइंस होते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। ऑन अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक तय किए हुए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुसार उन्हें काम करना होता है। गवर्नमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस established and governed by government is known as government financial institutions. For example, State Bank of India, Central Bank of India, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक एटसेट्रा। ये जितने भी बैंक हैं जो आप पढ़े अभी, जैसे SBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक जो हैं सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, और उनके ही कंट्रोल में चलते हैं, उनके मतलब गाइडेंस में ही चलते हैं, सरकार के डायरेक्ट उसमें नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं कि सरकारी एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं, लेकिन ये सरकार की ही देखरेख में काम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं गवर्नमेंट फिनेंशियल। देखिए अब जैसे यहाँ पर आपने बैंक के नाम देखे तो कौन कौन से बैंक देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, नाम ही है नेशनल बैंक, या नाम ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टेट बैंक यानी सरकारी बैंक एक तरह से, इलाहाबाद बैंक। लेकिन देखिए यहाँ पर HDFC नहीं है, ICICI नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो प्राइवेट बैंक्स। तो इस तरह कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं। देखिए आगे आ गया सेमी गवर्नमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। All those financial institutions which work under the direction of central bank, that is Reserve Bank of India, or of the government on the standard as fixed by RBI to fulfill the financial need of people of the society are known as सेमी गवर्नमेंट फिनेंशियल। देखिए और इसमें बहुत सारे जो बैंक जो मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ वो RBI के जो गाइडलाइंस होती हैं, जो उसके द्वारा नियम कानून तय किए गए हैं उसके अंडर में काम करते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, या आप कई देखे होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इस तरह के बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक वगैरह होते हैं। ये सब जो है ये इनको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट, ये पूरी तरह सरकारी नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको बताया ही माइक्रो फाइनेंस का मतलब है जो थोड़ा थोड़ा पैसे का छोटे स्मॉल सम्स ऑफ मनी जो उस पर काम करते हैं। देखिए ऑल इन, हाँ बोलिए। थोड़े छोटे पैसों पर काम, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट काम पर काम नहीं, जैसे कि ये लोन जो देते हैं या वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देते हैं, कम पैसा, मतलब हज़ारों में या मैक्सिमम लाखों में, ठीक है। all institutions which advance credit or loan
at low interest to poor needy persons through the medium of self-financed institution on small scale are known as microfinancial institutions. देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बैकग्राउंड दे देता हूँ, कोई बैंक कैसे बनता है। बैंक जो है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है, जैसे ICICI टाइप का बैंक है, मैं उस टाइप का एक बैंक खोलना चाहता हूँ। उसका क्या तरीका है कि कुछ पैसा मैं अपना कहीं से जुगाड़ करता हूँ, जहाँ से भी, मान लीजिए एक लिमिट डिफाइन किया गया है कि ICICI टाइप का स्टैंडर्ड बैंक जो अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 100 करोड़ या 500 करोड़ का पैसा आपको दिखाना पड़ेगा, कितना है मेरे पास पैसा। अब मान लीजिए कि जो सरकार द्वारा नियम बनाया हुआ है कि 500 करोड़ तक का आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, पूंजी रखना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा, अलाउ किया जाएगा इस तरह का एक बड़ा बैंक बनाने के लिए। तो 500 करोड़ मेरा टारगेट है। अब मान लीजिए मेरे पास है 200 करोड़, मैं कहीं से मैं कर लेता हूँ जुगाड़, बाकी कम पड़ रहे हैं 300 करोड़, तो मैं RBI से 300 करोड़ उधार लेता हूँ। RBI काम करती है, बैंकों को लोन देती है, अपना काम कर रही है, तो मैं RBI से 300 करोड़ लोन लेता हूँ कि भाई मुझे बैंक चलाना है, मुझे 300 करोड़ लोन दे दीजिए, तो RBI दे देगी। अब मेरे पास 500 करोड़ हो गया, तो मैं बैंक स्टार्ट कर सकता हूँ, समझ गए। तो ये हो गए बड़े बैंक, जहाँ उसने पैसा कहाँ से जुगाड़ किया, वो कहीं से कर सकता है, मतलब हो सकता है उसने भी कोई छोटे मोटे बैंकों से भी लोन लिया हो, या कहीं परिवार रिश्तेदारों से लोन लिया हो, जो कि 200 करोड़ अपना किया, और फिर RBI से लोन लेता है मेजर, उसका 300 करोड़ RBI से लोन लिया और अपना बैंक स्टार्ट कर दिया। जो छोटे इंस्टीट्यूशन उनको कहते हैं सेल्फ फिनेंस्ड, जो अपना पैसा कहीं से भी जुगाड़ किए हो, वो उधार नहीं, जैसे उनको RBI वगैरह उधार नहीं देगा, उनको पैसा अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको कहते हैं सेल्फ फिनेंस। कहीं भी जहां अपने द्वारा पैसा जुगाड़ किया जाता है उसको कहते हैं सेल्फ फिनेंस। जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, उनको हम कहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज सब होते हैं, उनको कहते हैं सेल्फ फिनेंस्ड कॉलेज, यानी उसका जो फंड्स है, जो पैसा है, वो अपने पैसों से चलता है कॉलेज। ऐसा नहीं कि उसको गवर्नमेंट को पैसा देता हो या कोई और पैसा देता हो, कोई संस्था पैसे देती हो, उसको कहते हैं सेल्फ फिनेंस्ड। ठीक है। तो उसी तरह बैंक, ये छोटे जो कुछ माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो जैसे मैंने आपको यूनुस का उदाहरण समझाया था कि बांग्लादेश में उसने क्या किया, छोटे छोटे गरीब लोगों से कहा कि आप 10-10, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जिसको जितना है वो जमा कीजिए। तो इस तरह उसके पास करोड़ों रुपया जमा हो गया, लाखों करोड़ जो भी है। तो ये पैसा उसने किसी से उधार जैसे नहीं गया कोई बैंक के पास कि मुझे उधार दे दीजिए, RBI के पास गया कि मुझे उधार दे, बल्कि उसने लोगों से अपना जुगाड़ किया। तो ऐसे ही जो है उसको कहते हैं सेल्फ फिनेंस्ड। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल इंस्टीट्यूशंस विच एडवांस क्रेडिट और लोन एट लो इंटरेस्ट, मानी कम ब्याज पर जो पैसा देती है, टू पुअर नीडी पर्सन्स, गरीब जरूरतमंद लोगों को, थ्रू द मीडियम ऑफ सेल्फ फिनेंस्ड इंस्टीट्यूशन, जो सेल्फ फिनेंसिंग के द्वारा यानी अपने आप के द्वारा जुगाड़ किए हुए पैसों का इस्तेमाल करती हैं, ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पर, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो लोन भी देती है तो देगा डेली का कुछ 100 रुपया तक देगा, या 500 रुपया तक देगा, या 1000 रुपया तक देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा एक आदमी। तो स्मॉल स्केल पर ये डील करते हैं। तो ऐसे संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए दिया ही गया है आगे, हाँ उसको नोबेल प्राइज भी मिला है, देखिए भूल गए थे हम। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑफ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश was awarded Nobel Prize for the appreciable effort in this, हाँ भूल गए थे, ध्यान से नहीं था हमको, मैक्स ऐसे वगैरह ध्यान था, नोबेल का भूल गए थे। नोबेल प्राइज भी मिला है उस व्यक्ति को, मोहम्मद यूनुस को। ही हेल्प्ड द पुअर रूरल इन डेवलपमेंट एक्टिविटी थ्रू माइक्रो फाइनेंशियल मैनेज, उन्होंने बांग्लादेश में वहाँ के गरीब लोगों के लिए, जो ग्रामीण गांव एरिया में गरीब लोग काम करते थे, उनको बहुत बड़ी मदद की मोहम्मद यूनुस ने, इन डेवलपमेंटल, उनके विकास के कार्यों में, थ्रू माइक्रो फाइनेंशियल
मैनेजमेंट। तो माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट करके, यानी कि थोड़े थोड़े पैसों का जुगाड़ करके और उनको थोड़े थोड़े पैसे दे के गरीब व्यक्तियों के अपने कामकाज में बड़ी मदद की है बांग्लादेश में, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार और बहुत सारे पुरस्कार मिले। दिस कैन बी यूज्ड फॉर नेग्लेक्टेड रूरल सेक्टर इन बिहार। तो यही मॉडल को कहा जा रहा है कि यही मॉडल जो है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है बिहार में, या हर जगह दिक्कत है, बिहार की बात नहीं है, अमेरिका में भी ये होता है। मैंने अमेरिका के भी मूवीज़ देखा है, यही दिखाया जाता है उसमें। तो वहाँ भी किसान ऐसे ही परेशान है, उसको कोई लोन नहीं देना चाहता है, लोन देता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उनकी ज़मीनें ले लेता है, उनका सब ट्रैक्टर वैक्टर उठा के ले जाता है, पैसा नहीं चुका पाते इसके कारण। तो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास कोई गारंटी नहीं है, या जो गरीब है, सामान्य व्यक्ति है, उसको कहीं लोन नहीं कोई देना चाहता है। इंडिया में भी गवर्नमेंट कह के तंग आ जाती है बैंकों से कि भाई अपना ब्रांच खोलिए, गाँव के नज़दीक भी, छोटे शहरों में भी, और गाँव वालों को भी लोन दीजिए। वो देते ही नहीं है बैंक वाले, क्योंकि देखते हैं कि दे देंगे, उन्हें भी डर होता है भाई, उन्हें भी डर होता है कि नहीं चुकाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, हम फंस जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है किसान हो सकता है चुका पाए, हो सकता है नहीं चुका पाए, उनका फसल ना बने, तो फिर क्या होगा पैसे का। तो वो नहीं देना चाहते हैं, या ब्रांच नहीं खोलना चाहते हैं। देखिए हर कोई का यही हाल है। अब टीचर को देख लीजिए, तो टीचर गांव में नहीं जाके पढ़ाना चाहते हैं कि भाई बहुत दिक्कत है, गांव में कोई सुविधा नहीं रहती है, गर्मी है, रोड नहीं है, रोड तो अब अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। पता चलता है बिजली नहीं रहती है, पंखा ठीक से नहीं चलता है, गर्मी लगती है, क्लासरूम्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, पानी का दिक्कत है, टॉयलेट का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है। तो टीचर जाना नहीं चाहता है, इंजीनियर जाना नहीं चाहता है, डॉक्टर जाना, डॉक्टर को देखिए मोदी सरकार कह के रूरल डॉक्टर का स्कीम भी लाया, कंपलसरी कर दिया कि जो भी एमबीबीएस करेगा उसको 1 साल गांव में सर्विस करना पड़ेगा, फिर भी कोई नहीं जाना चाहता। हर जुगाड़ हम अपना लेते हैं कि गांव नहीं जाना पड़े, शहर मिल जाए। तो यहाँ तो टीचर और डॉक्टर और इंजीनियर नहीं जाना चाहते हैं, तो बैंक क्यों जाएगा। और बैंक को कौन सा वहाँ जाके बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फ़ायदा तो उसको बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देगा तो उसको तुरंत लौटा देंगे, उसका इंटरेस्ट भी देंगे। जहाँ इन लोग को लोन दिया है, गरीब लोग को लोन दिया, उनको पता चलेगा ब्याज तो क्या देगा, उसका अपना पैसा प्रिंसिपल सम भी डूब जाएगा हो सकता है। तो इसलिए कोई देना नहीं चाहता है, ठीक है। और ऐसे में जैसे मैंने बताया कि हम लोग भी पहले रूरल, तो हम लोग चुकाए तो हम लोग उसके गोल्ड कस्टमर में आते हैं, हम लोग को बढ़ बढ़ के लोन देता है कि लीजिए सर, जितना हम लोग को सैंक्शन अमाउंट होता है उससे ज़्यादा देता है कि 10 लाख नहीं, आप 20 लाख लीजिए ना, हम दे रहे हैं। कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में हमारा है, मान लीजिए हमको 10 लाख तक का उसको लोन देना चाहिए, वो हमें बढ़ के 20 लाख देता है कि लीजिए सर, आप हमारे गोल्ड कस्टमर हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। तो हर जगह यही रियलिटी है कि जहाँ वो देखता है कि भाई जहाँ से हमें मिलने का उम्मीद है, वापस लौटेगा पैसा, वहाँ देने के लिए तैयार है। जहाँ उसे डर होता है कि पैसा फंस जाएगा नहीं। और दूसरी बात है, देखा भी गया है, पहले किसानों ने बहुत सारा लोन ले लिया था, चुकाए नहीं थे, बाद में सरकार माफ़ कर दिया, तो वो देखते हैं कि भाई फिर तो माफ़ी के लिए अपील कर देते हैं सरकार से, लोन चुकाते नहीं हैं, तो लोन देना नहीं चाहते हैं, ब्रांच अपना खोलना नहीं चाहते हैं, कोई जाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में ये माइक्रो फाइनेंस, तो बिहार की भी वही हालत है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, इनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल बिहार के गांव क्षेत्र के लिए किया जा सकता है और किया जा रहा है। देखिए आजकल इतने ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, कितने तरह तरह के आजकल ऐप बन रहे हैं, कभी कोई धनी आता है, कभी कुछ आता है और बोलता है कि लोन ले लो, लोन ले लो, फट से 5,000 का लोन ले लो, 10,000 का लोन ले लो। जो जैसा जो है हमको कहता है कि ले लीजिए 5 लाख, आप अभी ले लीजिए, 5 सेकंड में आपको दे देंगे, 5 लाख का लोन ले लीजिए, 10 लाख का लोन ले लीजिए, ठीक है। कहता है अब अप्रूवल भी नहीं। देखिए अगर आप बैंक से जुड़े होंगे, कभी देखे हो, पहले क्या है, लोग चक्कर लगाते थे बैंकों के कि कब लोन मिलेगा, कब लोन मिलेगा।
हमको बोलता है प्री अप्रूव्ड, पहले से ही आपका अप्रूव्ड है, ले लीजिए खाली अपना, आपके लिए रखा हुआ है, आप ले क्यों नहीं रहे? ठीक है, वो कहता है प्री अप्रूव्ड है, पहले से ही अप्रूव्ड है, आप आके ले जाइए। तो ये है कि जहां विश्वास है वहां वो देने के लिए तैयार, जहां नहीं है तो वहां चक्कर लगाते रहिए, नहीं देगा। तो बिहार के भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत है, जिसको कि और इस तरह का माइक्रो फाइनेंस से उसको किया जा सकता है, या किया जा भी रहा है, कर भी रही हैं, कई संस्थाएं उसमें आ रही हैं जो काम कर रही हैं, और करने की ज़रूरत है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव that the amount of capital required for economic development of a country is provided by financial institutions। तो कहा जा रहा है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए जो कैपिटल, पूंजी की ज़रूरत होती है, उसका बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं संस्थाओं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। It is to be noted here that these financial institutions meet financial requirements of their customers on the basis of fixed legal standard। ये जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोगों की ज़रूरतों को, कंपनियों की ज़रूरतों को, बिजनेसमैन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो कि नियम कानून बने हुए हैं उसके आधार पर। ठीक है, जो भी कानून बने हुए उन्हीं के आधार पर ये काम करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऑल पीपल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट which are involved in the process of development and demand for money for completion of their own activities are customers of financial institutions। तो जो भी लोग विकास के काम में जुड़े हुए हैं, या जो भी कंपनियां हैं, जो भी व्यापारिक संस्थाएं हैं जो कि विकास के कार्यों में जुड़ी हुई हैं, और जो कि अपनी ज़रूरतों के लिए पैसों का इस्तेमाल करती हैं, वो जो है इन्हीं के कस्टमर्स होते हैं, इन संस्थाओं के। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विदाउट विच डेवलपमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट। इसीलिए कहीं भी विकास का काम करना है तो वहाँ इन संस्थाओं को साथ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, इनके बिना विकास का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। No. काइंड ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमने बहुत समझ लिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कैसे। अब ये कितने तरह के होते हैं, देखिए। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं, ए नेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बी स्टेट लेवल। हमारे देश में जो हम करते हैं, एक है हम बांटते हैं उनको कि जो देश के स्तर पर काम करते हैं उनको नेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और जो किसी राज्य में खाली काम करते हैं उनको हम स्टेट लेवल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला देखते हैं नेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो पूरे देश में काम करते हैं। एक मिनट। मौसम तो ठंडा हो गया है जी कल से। हाँ, लेकिन टेम्परेचर कम गया है, अब कंफर्टेबल हो गया है। अब है कि फैन में अच्छा लग रहा है। तो कुछ कम हुआ आपका गमौरी वगैरह? हाँ, लगाए हैं। उसको 2-3 बार लगाइए दिन में। आराम हो जाएगा, 2-3 दिन में ही आराम हो जाएगा। हम तो देख के आपका परेशान हो गए, मतलब इतना आपको ज़्यादा, हम तो साफ साबुन से नहाइए और उसके बाद पाउडर लगा लीजिए।
और बाल में भी शैम्पू वैम्पू बढ़िया से करके, क्योंकि पसीना बहुत हर जगह से स्वेटिंग होता है ना, बालों में भी स्वेट बहुत होता है जो कि जमा रह जाता है। अभी बाल तो वही में तो हो गया पूरा एकदम माथा के नीचे कान में। शैम्पू से अच्छे से वॉश करिए उसको जो है रेगुलरली। देसी शैम्पू करेंगे। गर्मी में तो करना ही पड़ेगा ना, पसीना इतना आता है। डेली नहीं भी तो जैसे डिपेंड करता है, अगर धूल बहुत है या गंदा होता है तो उसको कर लीजिए, अगर घर में रहते हैं गंदा नहीं होता है तो एक आध बार, लेकिन कर लेना चाहिए गर्मी में तो। गर्मी में 5 लीटर। हाँ कर लेना चाहिए। चलिए, नेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखिए, ऑल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which determine and direct financial and credit policies of the country and implement the activities of financial arrangement at national level are known as national financial। कह रहा है यहाँ पर कि ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जो देश के जो फिनेंस की या क्रेडिट की पॉलिसी को तय करते हैं, यानी कि देश में कर्ज किस रेट पर दिया जाएगा, किन नियमों के तहत दिया जाएगा, ये सब जो देखरेख का काम करती हैं नेशनल लेवल पर और पैसों का कारोबार करती हैं, उनको हम नेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम जो देश के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसको दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक को हम कहते हैं इंडियन मनी मार्केट और एक को कहते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो देश में जो पैसों का कारोबार करते हैं तो उनको हम दो में बांट लेते हैं, एक जो मनी मार्केट कहते हैं और एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट। समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे। देखिए, इन अ मनी मार्केट short term and medium term provision and management of financial need is done for industrial and business sector of the country is known as Indian money market। देखिए, जहाँ थोड़े समय या मीडियम यानी मध्यम समय के लिए बिजनेस करने वाले जो भी यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, उनको उनके पैसों की ज़रूरत को पूरा किया जाता है, उसको हम कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इज फुलफिल्ड इन इंडियन कैपिटल मार्केट। जहां लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत होती है, और लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत किसको होगी, जहां कैपिटल के रूप में जरूरत होगी। देखिए, कैपिटल जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, तो उसके लिए मुझे मान लीजिए 1 करोड़ या 10 करोड़ की ज़रूरत है। वो 10 करोड़ का मैं क्या करूँगा, हो सकता है उससे ज़मीन खरीदूँ, हो सकता है उससे मशीन खरीदूँ, ठीक है, फैक्ट्री बनाने में खर्च हो और वो लंबे समय तक वो यूज़ होगा। तो जो मैंने पैसा मान लीजिए बैंक से लोन लिया 10 करोड़ 20 करोड़, उसका इस्तेमाल मैं क्या करूँगा, लंबे समय तक करूँगा, यानी जब तक फैक्ट्री रहेगा अगले 20 साल 25 साल कम से कम। तो वो पैसा मेरा कितना दिन के लिए काम कर रहा है, लंबे समय के लिए कर रहा है। तो उसको मैं अगर जहाँ से लूँगा उसको कहेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट, क्योंकि वहाँ कैपिटल मैं ले रहा हूँ, लंबे समय के लिए पैसा ले रहा हूँ। और जहाँ मैं शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए ले रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे अपना डेली का कोई मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए मैं 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, या 10,000 20,000 ले लेता हूँ, या 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ ले लेता हूँ, कि जो मुझे हर महीने की ज़रूरत है, कि हर महीने मुझे कच्चा माल फैक्ट्री के लिए खरीदना है, उसके लिए ले रहा हूँ। तो वो हर महीने लूँगा और महीने में प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो मुझे उसका सेलिंग होगा तो पैसा भी मिल जाएगा। तो यानी महीने महीने मैं लूँगा और देऊँगा, लूँगा और दूँगा। तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो कहाँ से मैं लूँगा, उसको बोलेंगे इंडियन मनी मार्केट। समझ गए। तो जहाँ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए मनी लिया जाता है उसको मनी मार्केट कहते हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यानी कैपिटल लिया जाता है उसको हम इंडियन कैपिटल मार्केट कहते हैं। इतना समझ गए। हाँ, 2 मिनट होल्ड करिएगा।
हाँ ओके। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझ गया। जहाँ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए हम पैसों का कारोबार होता है, जहाँ उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए मनी का कारोबार होता है उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। देखिए, जनरली इंडियन मनी मार्केट is divided into organized and unorganized sector। अब जो भी ये पैसों का कारोबार है ये क्या है, दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में आता है कि जो नियम कानून के तहत बने हुए हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं कि जो नियम कानून के तहत पूरी तरह नहीं चलते हैं, उनसे वो नहीं होते हैं, उनके लिए कानून नहीं बना होता है, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऑल कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स कम अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मनी मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने तरह के बैंक होते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, प्राइवेट से बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, फॉरेन बैंक हो। जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जैसे अभी बंधन बैंक और कई तरह के बैंक चल रहे हैं जो कमर्शियल बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, जैसे हो गए HDFC, HSBC, ICICI। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए जैसे SBI, PNB। और फॉरेन बैंक हो गए जैसे इंडसइंड बैंक है, डॉइच बैंक है, या ये भी HSBC, हांगकांग स्टेट बैंक कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये सब जो है फॉरेन बैंक, या जैसे आपका ये सब है सिटी बैंक है, अमेरिकन सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये सब जो है फॉरेन बैंक है। उसमें और भी बैंक है, मॉर्गन स्टैनले है, रॉयल क्या RBS है, पूरा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है या क्या है। तो खैर ये सब या स्विस बैंक है, ये सब फॉरेन बैंक हो गए। इन सब को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे बैंक आते हैं। मनी लेंडर इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग उधार देने वाले, जो महाजन होते हैं, लाला होते हैं तरह तरह के, या सूद का काम करने वाले लोग होते हैं, या जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल, जो बैंकिंग का काम नहीं करते हैं बल्कि उधार देने लेने का काम ऐसे करते हैं संस्थाएं, उनको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, NBFC कहा जाता है उसको शॉर्ट में। आपको बताया है, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया है, आया है बजट में। NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। ठीक है, हाँ। अभी देखिए कई तरह के जितने भी आपको आए हैं, धनी वगैरह जो आता है, तो ये सब जो है सब NBFC है। ठीक है, तो ये कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दो तरह का आपने देख लिया मनी मार्केट में, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में जितने तरह के बैंक हैं वो आ गए। अनऑर्गेनाइज्ड में जितने NBFCs हैं, ठीक है, वो जैसे आजकल देखिए जितना है सब गूगल पे, फोन पे, और बहुत सारा है जो हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारा है। साथ ही में जैसे आपका है, जैसे दो तो ये कॉमन हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। ठीक है, और जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट, अब ये सब पेमेंट्स बैंक कहते हैं इसको। ठीक है, तो सब कंपनी का, ओला मनी हो गया, तो सबका अपना इस तरह का है। ये सब क्या हो गया, NBFC, इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल। ये फिनेंस का काम करती हैं लेकिन बैंकिंग का काम नहीं करती, इसलिए कहते हैं नॉन बैंकिंग। बैंकिंग नहीं, ऐसा नहीं कि ये पैसा आप जमा करिए जाके वहाँ और वहाँ से उधार लीजिए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पेमेंट्स का, इसलिए इसको कहते हैं पेमेंट्स बैंक्स। हर कंपनी स्टार्ट कर दिया है, आप एयरटेल स्टार्ट कर दिया है, और जियो स्टार्ट कर दिया है, जियो मनी बोलता है, तो ओला वाला ओला मनी, ओला कैश बोलता है, तो पेटीएम है, तो फ़ोन पे है, गूगल पे है, सब है अपना अपना।
इनको ही कहते हैं NBFCs। ठीक है, तो अब हमें दो तरह का पढ़ना है, एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। में आएगा जितना भी बैंक है, अनऑर्गेनाइज्ड में ये सब नया जो धंधा करने वाली कंपनियां हैं ये सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बैंकिंग। तो जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है वो 3 तरह के बैंक के रूप में काम करता है। कहने का मतलब है कि जो बैंक है वो 3 तरह के होते हैं इंडिया में। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक। मैं आपको ये बता चुका हूँ सेंट्रल बैंक के बारे में। जो देश का मेन बैंक होता है उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। देखिए, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल यानी मेन बैंक है वो RBI, उसको नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस एज द हेड ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंट्री हेल्प्स इन डायरेक्टिंग एंड कंडक्शन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहा जा रहा है कि दिस एज द हेड ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी बैंक हैं देश में उन सब का हेड है RBI। और हेड होने के नाते ये क्या करता है कि बैंकों को उनके कामकाज में देखरेख करता है उनका। ठीक है, उनका देखरेख करता है, उनके लिए कानून बनाता है, कोई गलत करता है उसको रोकता है, या कानून बताता है कि ऐसे करना है, ये करना है, क्या नीति हो, सब जो भी नियम कानून या तरीके हैं वो कौन तय करता है बैंकों के लिए? RBI। ये हेड बैंक है, बैंकों का बैंक है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। तो फर्स्ट हो गया सेंट्रल बैंक। सेकंड हो गया फिर कमर्शियल बैंक। देखिए, कंडक्शन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज पॉसिबल इन द कंट्री बाय मेनी कमर्शियल बैंक्स। तो बहुत तरह के जो व्यापारी उद्देश्यों से, यानी कि जो बिजनेसेस के लिए बैंक का काम करता है उनको कमर्शियल बैंक कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ, यानी कहने का मतलब देखिए, कमर्शियल बैंक जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी ये बैंकिंग का जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, फायदा कमाने के लिए कर रहे हैं। समझ गए? ये बैंक किस तरह के हैं? कमर्शियल बैंक, यानी कि जो जैसे कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में बैंक कर रहे हैं, यानी कि जो फायदा कमाने के लिए बैंक चला रहे हैं, वो लोगों की मदद करने के लिए बैंक नहीं चला रहा है, फायदा कमाने के लिए बैंक चला रहा है। ऐसे बैंकों को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो देखिए हाँ, मतलब ये जो बैंक चल रहे हैं बेसिकली वो फायदा कमाने के लिए चल रहे हैं। यानी ये जो बैंकिंग का काम हो रहा है उसका पर्पस क्या है कि फायदा कमाना है। भाई जो भी पैसा उसमें लगा रहा है, बैंक चला रहा है, तो अपने फायदे के लिए बैंक को चला रहा है, न कि लोगों या सरकार या किसी और की मदद करने के लिए या कोई और कारण से। वो प्योरली फायदा के लिए है, इसलिए उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। Conduction of banking and financial activities is possible in country by many commercial banks। तो बहुत तरह के जो कमर्शियल बैंक्स हैं देश में बैंकिंग का काम करते हैं, उनकी वजह से ही हमारा जो सारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाता है। मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स वर्किंग अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसमें बहुत सारे हैं जो कि सरकार के अंडर में काम करते हैं, सरकार के कंट्रोल में काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स। नेशनलाइज्ड मतलब जो हिंदी में इसको राष्ट्रीयकृत कहते हैं, यानी कि जो सरकार के द्वारा ले लिए गए। एक्चुअली पहले ये थे प्राइवेट ही बैंक के रूप में शुरू हुए थे जितने भी बैंक थे। बाद में इंदिरा गांधी ने सर 1969 में इनको क्या किया कि इनको अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बैंक हैं जो कि प्राइवेट बॉडीज थे, प्राइवेट संस्थाएं थी, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि कुछ गिने चुने बिजनेसमैन के लिए वो काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि इससे आम जनता का फायदा नहीं हो रहा है, तो आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, उस तक बैंकिंग का सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सब को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया।
तो इसीलिए इसको कहते हैं नेशनलाइज, उसको नेशनलाइजेशन कहा गया था। प्राइवेट एक होता है प्राइवेटाइजेशन और उसका उल्टा होता है नेशनलाइजेशन। जब किसी प्राइवेट को सरकार ले लेती है तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन, तो वो प्राइवेट से गवर्नमेंट हो जाता है। और किसी गवर्नमेंट को सरकार बेच देती है, जैसे रेलवे को अगर बेच दे, कल को प्राइवेट कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का उल्टा है नेशनलाइजेशन। तो प्राइवेट को खरीद लिया था सरकार ने या ले लिया था तो उसको कहा नेशनलाइजेशन। तो बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा। बहुत बड़ा कदम था और बहुत बहुत बड़ा उसको ऐतिहासिक कदम के रूप में याद किया जाता है कि बैंकों को सरकार द्वारा ले लिया गया था ताकि देश के आम जनता को बैंकों की सुविधा दी जा सके और देश की इकोनॉमी डेवलप हो सके, न कि खाली टाटा बिरला जैसे लोगों का डेवलपमेंट। सरकार तो प्राइवेट। हाँ, तो उस समय प्राइवेट को सरकारी किया गया, अब मोदी जी सरकारी को प्राइवेट करेंगे। खैर, अपनी अपनी नीति है। प्राइवेट किया जाता है, हैं? बोली लगा के ना। हाँ, सम ऑफ द बोली लगा के है या शेयर इशू किया जाता है, जो लोग शेयर खरीदेंगे या जो कंपनी खरीद लेगी तो उसका हो जाएगा जो है। सम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स। कुछ जो कमर्शियल, मैंने कहा कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो गवर्नमेंट के हैं और बहुत सारे जो हैं वो प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर उनको कहते हैं कमर्शियल। ऑल द बैंक्स विथ लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम इज प्राइवेट सेक्टर। जिनके भी अंत में लिमिटेड है बैंकों के नाम के अंत में, तो वो सब प्राइवेट बैंक हैं। जैसे आईसीआईसीआई लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं उनके अंत में लिमिटेड रहता है। जबकि बहुत सारे बैंक हैं उनका नाम सिर्फ रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लिमिटेड वगैरह नहीं है, वो गवर्नमेंट की कंट्रोल। थर्ड है इसमें फिर कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक हम लोग देख लिए और इसमें थर्ड आता है जो है कोऑपरेटिव बैंक। मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन इन कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड गुडविल। कई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में, यानी कि सहकारी संस्थाएं हैं और लोगों द्वारा आपस में मिलजुल के सहयोग की भावना से उसको चलाया जाता है। ऐसे को हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक इज नोन इन डिफरेंट स्टेट्स बाय डिफरेंट नेम। अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम हैं। ऑल्दो these banks function on direction of RBI, but their management is done through state government। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं ये भी आरबीआई के ही दिशा जो नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखरेख इनका किया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस through these financial institutions in India, which encouraged the development of। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक का, हम इतना ही था कि जो कोऑपरेशन के द्वारा चलाए जाते हैं उसमें राज्य सरकार उसका देखरेख करती है, उनको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। अब ये बैंकिंग मनी मार्केट का यहाँ कंक्लूजन है कि इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी चाहे वो उद्योगपति हों या खेतीबाड़ी करने वाले किसान, दे आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में चाहे उद्योगपति हो चाहे किसान हो, उनकी जो पैसों की ज़रूरत हो वो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, मदद किया जाता है। विच एनकरेज्ड द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल हाउसेस, और जिनकी मदद से ही बहुत सारे औद्योगिक घराने डेवलप हो पाए। जैसे कहा जाता है टाटा, बिरला, ये क्या है, बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, जो कि
मतलब इसमें बहुत सारे पूरा परिवार लगा हुआ है, बहुत बड़ा परिवार है, छोटे मोटे दो चार लोग नहीं है, बहुत बड़े। और वो सब मिल के इस बिजनेस को रन करते हैं, उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल हाउस। तो ऐसे जो घराने हैं कि जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा है, बिरला है, तो ये सब जो घराने, अगर ये संस्थाएं मदद नहीं करती, बैंक वगैरह है, ये सब मदद, तो ये डेवलप नहीं हो पाते। मेजर इंडस्ट्रीज आर देयर मेन एग्जाम्पल्स। तो इनके उदाहरण के रूप में जो भी हमारे यहाँ देश के बड़े बड़े उद्योग हैं वो सब उसके उदाहरण हैं। फार्मर्स आर प्रॉफिटेड बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज आर बीइंग डेवलप्ड बाय। उसी तरह किसानों की भी इन संस्थाएं मदद करती हैं और उनका विकास में मदद करती हैं। तो ये बैंक हों, जैसे मैंने कहा कि पहले बैंक सिर्फ औद्योगिक घरानों के लिए ही काम करते थे, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ही काम करते थे। वो आम जनता को, मतलब पहले लोग डरते थे बैंक और उनके दफ्तर के नज़दीक नहीं जाते थे, उनका काम ही नहीं रहता था और वो देते भी नहीं थे, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता था और इतने हाई फाई होते थे कि वो डरते थे घुसने से भी पहले। ये हाल था कि पहले लोग मतलब बैंकों के दफ्तर, मतलब लगता था कि कौन सा बड़ा शाही कोई दफ्तर है, तो वहाँ जाने से तो बड़े बड़े लोग ही जाया करते थे। तो ये एक तरह से मतलब रईसों का अड्डा था। उसको इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, बैंकिंग का सुविधा हर आदमी को मिलना चाहिए, और इस सोच के साथ उन्होंने 1969 में राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, बैंकों को अपने कंट्रोल में ले लिया कि ये बैंक अब रईसों के अड्डे नहीं बल्कि आम जनता के लिए जो है आने जाने का वो। पहले लोगों को बहुत, मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बहुत साल तक सरकार के ले लेने के बावजूद लोग उनमें, सरकार कहती थी जाइए बैंक, वो जाते नहीं थे, क्योंकि मानसिकता वही थी, बदलने में समय लगता है। लोगों को डर लगता था कि अरे हम क्या करेंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे का होता है, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन धीरे 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 लोगों को मोटिवेट किया गया कि ये बैंक आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, और बैंकों को भी कहा गया कि आम आदमी को दीजिए फैसिलिटी, सुविधा दीजिए। तो धीरे 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 देखिए, अभी हम ही बता रहे हैं कि, या अभी भी है, आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं कि स्टेट बैंक में चले जाइए तो वहाँ का छोटा से छोटा कर्मचारी भी अपने आप को अधिकारी ही समझता था और इतना ताम झाम करता था। स्टेट बैंक में जाना हेडेक रहता था, पहले कोई काम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, खड़े रहिए आराम से जहाँ, कोई न देखने वाला है न बोलने वाला, भीड़ इतनी, आराम से आदमी काम कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज पहले छोटा से छोटा, चाहे वो क्लर्क हो, कोई हो, वो अपने आप को बड़ा अधिकारी ही समझता था और काम वाम मतलब अपने हिसाब से करते थे। ये नहीं जनता कह रहे थे भाई कर दीजिए, नहीं, हमको मन करेगा करेंगे, नहीं तो आराम से करेंगे। स्टेट बैंक में बहुत दिक्कत थी, बाकी बैंकों में नहीं था, लेकिन स्टेट बैंक में, और अभी भी है उस तरह का, तो अब नहीं रहा, बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी भी आप जाइए स्टेट बैंक में और दूसरे बैंक में आपको फर्क दिख जाएगा। तो अब उसके कारण भी है कि अलग बात है कि भाई बहुत भीड़ रहती है, उनको काम रहता है, बहुत अलग बात है, लेकिन अभी भी आप जाइए स्टेट बैंक में, भीड़ इतना रहेगा, आपको कोई सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं होगा। जो नियम कानून है उसको फॉलो करिए, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं, दौड़ते रहिए, बार बार जाते रहिए। तो ये जो बैंकों का एटीट्यूड है, आप प्राइवेट देखिए, हम आईसीआईसीआई बैंक गए, वहाँ तुरंत आपको खड़ा देखेगा कोई स्टाफ या कोई जो भी काउंटर वाला, आपको बुलाएगा, हाँ सर आइए, क्या बात है, क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कत है, ठीक है। वहाँ तुरंत, मतलब हर पर्सन एक्टिव है आपको सर्विस देने के लिए। हम केरला में थे, आज से लगता है कि काफ़ी साल हो गए, लगता है 20 साल से 20 साल के लगभग हो गए। वहाँ गए आईसीआईसीआई में, उस समय वहाँ टोकन सिस्टम वगैरह था कि आपकी जैसे ही एंट्री होती थी तो ऑटोमेटिक वहाँ एक वो होता था, सारा इलेक्ट्रॉनिक था, गार्ड आपका बटन दबा के आपको टोकन दे देता था कि सर आपका ये नंबर है, टीवी पर डिस्प्ले हो रहा है, हाँ ये नंबर है आपका, जब होगा आपको अपने आप बुला लिया जाएगा कि ये टोकन नंबर, ये आ जाइए, सब इलेक्ट्रॉनिक, या आप डिस्प्ले पर देखते रहिए कि कौन सा नंबर का चल रहा है।
और ये सब बैंक में चले जाइए, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूछिएगा भी तो नहीं बताएगा कि कहाँ जाएं, क्या करें, या कहाँ से मिलेगा, क्या है, कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं, हर कोई अपना व्यस्त। तो गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में फ़र्क तो दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ है कि चार्जेस भी हैं, प्राइवेट बैंक के चार्जेस हैं, गवर्नमेंट बैंक में चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर काफ़ी इधर काम हुआ है, और फिर इधर जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही या फिर अभी मोदी सरकार रही, तो इन लोगों ने बैंकों में काफ़ी प्रेशर डाला, और आज बैंक के लोग परेशान हैं। मोदी सरकार ने तो हालत ख़राब कर दी है बैंकों की, इतना उनसे काम लिया जाए, जनधन अकाउंट खुलवाया, ये किया, बैंक तो करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको तो समझिए कि नाक में नकेल डाल के करवाया गया है। कोई बैंक खोल के बोले कि इतना हम काहे कि इतना अकाउंट खोलेंगे, हम कहाँ से इतना स्टाफ लाएंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे, और फिर पैसा वैसा भी जमा लोग करेगा नहीं तो किस लिए इतना काम धंधा करेगा। लेकिन मोदी सरकार टाइट थी इतनी कि बहुत, और उसके कारण लोगों का रवैया बदला है, अब लोग काम कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, बैंक भी जो है। तो बैंकिंग सिस्टम जो है काफ़ी आज के डेट में काम कर रहा है, और जिससे कि हमारे देश का काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है, चाहे वो आम आदमी की बात हो, किसानों की बात हो, या बड़े बड़े व्यापारियों की बात हो, सबका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा मनी मार्केट का आज। कोऑपरेटिव बैंक इसको नॉर्मल हिंदी में क्या कहते हैं? सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी। सहकारी, सहकारी बैंक। सहयोग से चलता है, आपस में मिलजुल के लोग चलाते हैं इसको। हाँ। तो आज इतना ही रखते हैं अभिषेक, नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मनी मार्केट में हम लोग ने देखा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो बैंक्स हैं। बैंक्स में हमने देखा कि 3 लेवल के बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं। एक होते हैं सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, दूसरा है कमर्शियल बैंक, यानी जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए, कमर्शियल बैंक्स में गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। और थर्ड टाइप के बैंक होते हैं, वो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कोऑपरेशन पर चलता है। नेक्स्ट में हम लेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट, और फिर आगे जो भी हैं एनबीएफसीज वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।